Hello everyone, my name is Akansha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Please like, share, comment and subscribe दिस चैनल। ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन पेपर था ये 2018 का, जिसे हम कवर करेंगे। आज 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे ओके इस क्लास में। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है उसे बताना है। तो आंसर है सी में कहा गया है उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो ओके, यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह नीति शास्त्र के संस्थापक होने का श्रेय नहीं दिया जाता है। बाकी उनको अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र के विषय के ज्ञाता थे ये कौटिल्य, और उन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित था। ओके, तो यहाँ राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित यहाँ पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य और राज्य के अंतर्गत आने वाले और भी जैसे कि अध्याय और 150 अधिक मतलब 15 अधिकरण 150 अध्याय मतलब उनके राज्य के अंतर्गत आते थे। मतलब ये राज्य को महत्वपूर्ण मानते थे, इसीलिए। ओके, फिर है डी का है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरतों पर जोर दिया था। तो ओके, हाँ, जोर दिया था, क्योंकि राजनीतिक नियंत्रण, राजनीति कैसे चलेंगी, मतलब एक प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने स्तर पर यह व्यवस्था की गई थी। जैसे कि हम देखेंगे सी में जो एनालिसिस दिया है यहाँ पे, उसे हम देखेंगे, वह महान भारतीय प्रशासनिक चिंतक कौटिल्य राजनीतिक अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक रूप से भी काम किया, राजनीतिक रूप से भी काम किया, अर्थशास्त्र के रूप से भी काम किया, तो वो पहले वैसे व्यक्ति थे। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरतों पर जोर दिया था। हालांकि नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय नहीं दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे उन्हें अर्थशास्त्र के रूप में हमें दिखाई देंगे, नीति शास्त्र के रूप राजनीति के रूप में हमें दिखाएंगे, प्रशासनिक रूप में दिखाई देंगे, लेकिन नीति शास्त्र के रूप में वह नहीं दिखाई देते हैं। अर्थशास्त्र उनकी प्रसिद्ध कृति थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण थे, 150 अध्याय थे। प्रथम 5 अधिकरण में राज्य के आंतरिक प्रशासनिक मामलों की बात की गई थी, और वहीं पे 6 से 13 में अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंध, और शेष 2 अधिकरणों में अन्य विषयों की बात की गई थी। ओके, तो यह आज का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो आंसर है डर्लिंग ने यह कथन कहा था। ओके, डर्लिंग कहते हैं कि प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासविद एवं राजनीतिक सिद्धांतकार डर्लिंग थे। डर्लिंग एक अमेरिकी थे। ओके, 1857 से 1922 में हमें दिखाई दिए थे डर्लिंग। उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बनने पर जोर दिया। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशियंट एंड मेडिवल 1902 से 1920 तक उनकी प्रसिद्ध रचना दिखाई देती है। ओके, तो यह डर्लिंग की हमें दिखाई देती है कि डर्लिंग यह कथन कहते हुए दिखाई देते हैं। ओके, फिर है थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। यह कहा था अरस्तु ने कहा था कि जो राज्य है वो परिवार और व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में वह उनसे पहले आता है। किससे पहले आएगा? राज्य, परिवार और व्यक्ति से पहले आएगा। ओके, तो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा था कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। ओके, यह बात है। प्लेटो आदि की तरह ही अरस्तु भी राज्य को सावयवी संस्था मानते हैं। पॉलिटिक्स उनकी सुप्रसिद्ध रचना है। ओके, अरस्तु ने टेलीलॉजिकल पद्धति को अपनाया था, जिसमें संपूर्ण की कल्पना अंश से पहले की जाती है। मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि टेलीलॉजी पद्धति को किसने अपनाया था, तो अरस्तु द्वारा ही अपनाया था। और राज्य से पहले व्यक्ति को की बात की गई, राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में इससे पहले आता है, यह कथन कहा गया था। उसके बाद है 4 क्वेश्चन, लॉ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविधा की दृष्टि से सही नहीं है। मतलब सही नहीं है को व्यक्त करना है, जिसमें दिया है बी, संविधा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे कहा है कि हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे एनालिसिस में देखेंगे, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारकों की श्रेणी में लॉक एक प्रमुख विचारक है।
ओके, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के में हमें लॉक दिखाई देंगे। लॉक एक प्रमुख विचारक है। उनके अनुसार संविदा के प्रत्येक हरित पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। ध्यावता है कि लॉक दो समझौते की बात करते हैं, एक लोगों का आपस में और दूसरा लोगों का संप्रभु से। मतलब जो समाज में हम देखेंगे तो लोग एक दूसरे के साथ आपस में मेलजोल कर रहते हैं। ओके, दूसरा लोगों का संप्रभु, तो दूसरे लोग संप्रभु संप्रभु है। ओके, संप्रभु रूप से रहेंगे तो यहाँ पे समाज की बात दिखाई देती है, एक सामाजिक दृष्टिकोण की यहाँ पे बात दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो। रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखो, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है तो डी है, गौरव तर्कों को उत्प्रेरित नहीं करता है। ओके, तो क्या है ये? जीन जैक रूसो के अनुसार यह सत्य नहीं है कि वह गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, बल्कि यह रूसो ने विज्ञान एवं कला के विकास को मनुष्य की नैतिकता का विनाशक बताया है। ओके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 1762 में लिखते हैं और द ईमेल में भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो मतलब यह गौरव तर्कों को उत्प्रेरित नहीं करते, बल्कि इन्होंने गौरव तर्कों को उत्प्रेरित किया है, क्योंकि उनके जो विज्ञान और कला का विषय था, कला में उन्होंने अपनी भूमिका, मतलब विज्ञान और कला को उन्होंने कहा कि ये विनाशक है, क्योंकि जो संस्कृति को महत्व देते हैं, विज्ञान कला जैसे कि आविष्कार हुए, तो यह एक विनाशक रूप बताते हैं। ओके, ऑप्शन देखेंगे और भी। व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उनकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनाने के वर्ण करने के लिए निर्मित है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। तो मतलब यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता, बाकी ये गौरव तर्क को उत्प्रेरित करते हैं। ओके, यह बात हमें दिखाई देती है। फिर है 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन रूप और दूसरे का कारण जानना है हमें। ओके, तो जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति राज्य सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि उनका यह गुणात्मक गुणवत्ता पूर्वक आधार है, और यह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है ए और बी दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कि जो इच्छा शक्ति है राज्य से संस्थाओं का आधार है। ओके, ये भी सही है। इच्छा शक्ति न केवल संस्था पर निर्भर है, बल्कि यह गुणवत्तापूर्वक आधार भी है, और यह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है और विश्वास का रूप ले लेती है। ओके, यह बात कहते हैं। तो एनालिसिस में देखेंगे, जेस मिल के अनुसार इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। ओके, राज्य सभी संस्थाओं का आधार भी है, क्योंकि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका एक गुणवत्तापूर्वक आधार भी है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप भी ले लेती है। ऑन लिबर्टी उनकी प्रमुख कृति है। तो जेस मिल की बुक हमें दिखाई देंगी ऑन लिबर्टी। ओके, इच्छा शक्ति की बात करते हैं। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर करती, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्वक आधार पर भी निर्भर करती है। ओके, वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, और वही विश्वास का रूप भी ले लेती है। ओके, हमारा देखेंगे हमारी इच्छा शक्ति क्या कहती है, इसकी बात जेस मिल कहते हैं। ऑन लिबर्टी में उन्होंने बात कही थी। ओके, फिर है मिलान करना है हमें। जैन धर्म हमें दिखाई देगा अहिंसा पर बल की बात करता है। ओके, फिर है वैष्णव धर्म, दृष्टिकोण की विश्वसनीयता। ओके, रिस्कन और टॉलस्टॉय यह औद्योगिक सभ्यता और निष्कृष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। वहीं पे प्लेटो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता की बात कहते हैं। देखो, जैन धर्म अहिंसा पर बल देते हैं कि यहाँ पे कोई हत्या नहीं करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों पे वह ध्यान देते हैं। वैष्णव धर्म में हमें दिखाई देता, वैष्णव धर्म में दृष्टिकोण की विश्वसनीयता पर बल दिया गया। फिर रिस्कन और टॉलस्टॉय वैज्ञानिक औद्योगिक सभ्यता और निष्क्रिय प्रतिरोध पर बात करते हैं। फिर प्लेटो आदर्शवादी की दृष्टि को दर्शाते हैं। आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के चिंतक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ओके, फिर है हमारा 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया? तो यहाँ पे अरविंदो घोष द्वारा दिखाई देता है। साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म की शुरुआत के रूप में अरविंदो दिखाई देते हैं। श्री अरविंदो 1872 से 1950 तक के यह दिखाई देंगे, जिन्होंने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म की शुरुआत की थी, जिसमें द लाइफ डिवाइन में और द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री उनकी प्रमुख रचना है।
साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी धर्म की शुरुआत के रूप में तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो रचना है द लाइफ डिवाइन हो गई और द सिंथेसिस ऑफ योगा हो गया, ओके, सावित्री, उनकी प्रसिद्ध रचना हमें दिखाई देती है। फिर है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकारा है। उसके बाद है आर कथन, जिसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो यह ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, जैसे कि एम एन रॉय थे। एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया था। ओके, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व भी दिखाई देता है। ओके, आदर्शवाद भी दिखाई देता है। क्या है ये? प्रसिद्ध भारतीय मनीषी एम एन रॉय मौलिक मानवतावादी थे। उन्होंने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया था, क्योंकि उन्हें निर्धारणवाद और भौतिकवाद का तत्व था, जबकि रॉय व्यवहारिक चिंतक थे। ओके, समझ में आया? यहाँ पे क्या थे? एम एन रॉय थे मौलिक मानवतावादी थे, और जो मार्क्स थे वो भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार करते थे। उन्होंने मार्क्स के जो एम एन रॉय थे वो मौलिक मानववादी थे, इसीलिए वो भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार करते थे, क्योंकि उनमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, जबकि यह मूलतः व्यवहारिक चिंतक थे। एम एन रॉय व्यवहारिक चिंतक थे। ओके, तो हमने देखा कि एम एन रॉय और मार्क्स के विचारों में हमें दिखाई देते हैं। मार्क्स जहाँ भौतिकवादी विचारों को स्वीकार करते थे, तो वहीं पे हमें एम एन रॉय यहाँ पे मौलिक मानवतावाद के विचार को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, और वह व्यवहारिक चिंतकवादी थे। आदर्शवाद निर्धारणवाद के तत्वों को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने निर्धारणवाद आदर्शवाद के तत्व को माना था। ओके, तो यहाँ पे हमने 10 में देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेमनों से ऊन लिए गए और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। ओके, बी आर अम्बेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में कहते हैं कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ओके, ये कहते हैं बी आर अम्बेडकर। महान राजनीतिक अर्थशास्त्री और इतिहासविद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के संदर्भ में यह कहा था। 1956 के संदर्भ में यह कहा था कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए और सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमें 10 क्वेश्चन हमने एनालिसिस किए, जिसमें हमने देखे विस्तार पूर्वक क्वेश्चन को एनालिसिस किया। आगे हम और 10 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, और इस प्रकार से ही हमारा 2018 का जून वाला पेपर था वो कंप्लीट होते चले जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट, आपको क्लासेस कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, शेयर करें, और ऐसे ही हम 10-10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो ओके, थैंक यू, टेक केयर।